हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अपने घर पे अपने परिवारजनों के साथ, अपनी किताबों के साथ, अपने बुक्स के साथ सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रह करके अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। दोस्तों आज दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक, जो इस विषय पे हम लोगों ने कोई नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं, जिस विषय पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे बात की थी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान के जो सोर्सेस थे, कहाँ से भारतीय संविधान में जो आर्टिकल लिखे गए हैं, जो उसके प्रावधान लिए गए हैं, वो कहाँ से हम लोगों ने लिए हैं, उस विषय पर दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली थी। आप दोस्तों अगर आपको वो लेक्चर पुनः देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। और आज दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर पर कहा था कि हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तो आज दोस्तों हम लोग बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हम लोग आज दोस्तों बात करेंगे जो भारतीय संविधान है उसकी जो विशेषताएं हैं, प्रमुख रूप से उन विशेषताओं के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि आखिर हम अपने संविधान को पढ़कर इतना गर्वान्वित महसूस करते हैं, इतना मतलब गर्व करते हैं दोस्तों, तो वो क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। तो उन सारी बातों को दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से बनाया था, और उसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं जिनके बारे में हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों तो आइए दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो भारत का संविधान है वो सबसे ज़्यादा बड़ा और लिखित संविधान है। दोस्तों संविधान दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? संविधान दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है दोस्तों अलिखित। दोस्तों जो हमारा संविधान है, अपने भारत का संविधान है, वो दोस्तों ये लिखित संविधान है, और जो ब्रिटेन का संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है और वो लिखित संविधान नहीं है। उसमें ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रही थी राजा महाराजाओं के समय से, उन्हीं परंपराओं पे वो संविधान आधारित है, इसलिए वो दोस्तों अलिखित संविधान है। और दोस्तों ये विश्व का इकलौता अलिखित संविधान है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो अपना संविधान है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, वो वर्ल्ड का दोस्तों सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारतीय संविधान है। और दोस्तों इसकी एक विशेषता ये है कि मतलब अगर हमारा संविधान इतना बड़ा है, इतना, तो दोस्तों ऐसी क्या परिस्थितियां रही थी, कि ऐसी क्या मजबूरियां रही संविधान सभा के सामने, संविधान निर्माताओं के सामने, कि संविधान हमारा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों, जिसमें दोस्तों कितने 395 दोस्तों अनुच्छेद हैं, और दोस्तों 22 भाग हैं, और उसके बाद दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें दोस्तों 8 ही अनुसूचियाँ थीं, बाद में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, और अब तक संविधान संशोधित होते होते 395 अनुच्छेद, ये लगभग 400 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं दोस्तों। और हालांकि अभी भी हम लोग अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हम लोग 395 पे ही टिक करेंगे, हम लोग 395 ही बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इतना बड़ा संविधान आखिर क्यों बन गया था भारत का, तो इस विषय पे थोड़ी सी बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी दोस्तों भारत के निवासी थे उनको एक ऐसे धागे में बांध कर रखना था, ऐसे उसमें एक एकता और अखंडता को दोस्तों प्रवाहित करवाना था इन लोगों के अंदर, कि वो इस एकता और अखंडता से टूटे नहीं। तो इसलिए दोस्तों सबका ध्यान रखते हुए संविधान सभा ने इतना बड़ा संविधान बना दिया। दोस्तों एक कारण हो गया कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक स्थिति है दोस्तों, उसके कारण संविधान बड़ा हो गया। दूसरा दोस्तों हो सकता है कि जो भारत के संविधान सभा जी दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा कानूनविद थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कानून को जानने वाले थे, 299 सदस्य जो बाद में दोस्तों बचे थे, उनमें से सबसे ज़्यादा जो लोग थे, संविधान के मेंबर थे संविधान सभा के, वो सबसे ज़्यादा कानून को जानने वाले थे, इसलिए संविधान बड़ा बन गया दोस्तों। और एक कारण था दोस्तों तीसरा, कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 थी दोस्तों, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी थी। और क्योंकि हम लोगों ने आपको पहले बता के रखा हुआ है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 थी वो
हूबहू पूरी कॉपी कर ली गई भारतीय संविधान में। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों कारण कि बड़ा क्यों हो गया। दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारा संविधान है वो नम्यता और अनम्यता के बीच का दोस्तों है, मतलब ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला दोस्तों। अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो नम्यता और अनम्यता के बीच में समन्वय रखता है दोस्तों संविधान की विशेषताओं में दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है दोस्तों वो क्या है कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों वो अनम्यता और दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसका दूसरा कारण है कि वो अनम्यता और नम्यता के बीच में समन्वय बना के रखता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, अनम्यता और नम्यता क्या होते हैं दोस्तों? अनम्यता दोस्तों होता है कठोर और ये दोस्तों नम्यता होता है लचीला। लचीला संविधान और कठोर संविधान के बीच में दोस्तों हमारा संविधान एक समन्वय बना के रखता है दोस्तों, एक बैलेंस बना कर रखता है। अब दोस्तों समझ लेना चाहिए कि जो अमेरिका का संविधान है दोस्तों, अमेरिका का संविधान है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कठोर है। अमेरिका का संविधान दोस्तों बहुत ज़्यादा कठोर है और जो ब्रिटेन का संविधान है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा लचीला है। इसमें दोस्तों जो संविधान संशोधन होते हैं अमेरिका के संविधान में उसके लिए जो एक प्रक्रिया जो अपनाई जाती है बहुत ज़्यादा जटिल है, और जो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों उसके संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा लचीली। इसलिए जो ब्रिटेन में संविधान संशोधन होते हैं बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और जो अमेरिका में होते हैं बहुत ही कठिनाई पूर्वक दोस्तों वो सफल हो पाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब जो हमारा संविधान है वो हमारा संविधान दोस्तों इस बीच में कहीं पे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हमारा संविधान है दोस्तों दोनों परिस्थितियों के बीच में कहीं पे है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो आखिर ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे इस बात को उन्होंने बहुत ख्याल रखा था कि अगर संविधान को परिवर्तित करना पड़े, कुछ चीज़ों को बदलना पड़े तो इतनी आसानी से ना वो बदल पाएँ कि रोज़ रोज़ संविधान संशोधन ही होते रहें, और इतना ज़्यादा कठोर ना हो जाए कि अगर कुछ परिवर्तन करने हो तो हम परिवर्तन कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी चीज़ों को सही करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 है दोस्तों, 368 है दोस्तों, उसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है दोस्तों। में दोस्तों संविधान संशोधन की जो व्यवस्था हुई है दोस्तों वो 358 में की गई है। इसके बाद दोस्तों ये दो प्रकार से संशोधित हो सकता है भारतीय संविधान दोस्तों। एक होता है दोस्तों सभा में दोस्तों, सभा में दोस्तों उपस्थित एवं मतदान करने वाले दोस्तों। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, जो पहली व्यवस्था की गई है दोस्तों, जो पहली शर्त है संविधान संशोधन करने की वो है दोस्तों सदन में उपस्थित, और जो वहाँ पे उपस्थित हैं और जो वोट कर रहे हैं, जो मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 और जो पूरे सदन की संख्या होती है दोस्तों उसका 50% + 1 जो कि अधिक होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये अधिक हो रहे हैं दोस्तों और ये 2/3 की शर्त अगर पूरी हो रही तभी दोस्तों संशोधन हो सकते हैं। एक दोस्तों और होता है, एक शर्त और दी गई है कि ये दोस्तों इसी को दोस्तों विशेष बहुमत कहते हैं। इसी को दोस्तों विशेष बहुमत कहते हैं। और एक और है दोस्तों
कि इसमें दोस्तों क्या किया जाता है कि विशेष बहुमत प्लस ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि जो दूसरी शर्त है, वो कुछ परिवर्तन जो संविधान संशोधन होते हैं वो जो अगर राज्य से संबंधित होते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है कि विशेष बहुमत तो चाहिए सदन में, इसके बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। और जो संविधान के जो खास संशोधन होते हैं जो दोस्तों बिल्कुल केंद्र से संबंधित होते हैं, जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित होते हैं, उनमें दोस्तों सदन में उपस्थित मतदान और वोट और उपस्थित दोनों का 2/3, इसके बाद 50% + 1 दोस्तों ये शर्त जब पूरी हो जाती इसके बाद ही संविधान में संशोधन हो सकता है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों ना तो ज़्यादा कठिन है, मतलब ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीली है। इसलिए दोस्तों हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है वो ब्रिटेन की तरह लचीला नहीं है और अमेरिका की तरह बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरी विशेषता देखेंगे, एकात्मकता की ओर झुकाव। झुकाव के साथ दोस्तों ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो भारत का संविधान है वो संघीय व्यवस्था भारत में स्थापित करता है। लेकिन अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो संघीय व्यवस्था होती है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है, लिखित संविधान होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है दोस्तों, और दोस्तों क्या होता है कि 2 सरकार होती हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, संविधान, और दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए कि जो भारतीय संविधान है वो झुका दोस्तों एकात्मकता की ओर है, और उसकी जो मतलब एकात्मकता की ओर झुकने के साथ ही दोस्तों जो व्यवस्था करता है संविधान की व्यवस्था को दोस्तों वो इंटरटेनमेंट कर रहा है। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो संघीय व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं वो भारत के संविधान में है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है, शक्तियों का बंटवारा भी दोस्तों राज्य और केंद्रों के साथ होता है दोस्तों, और 2 सरकारें, एक स्टेट की एक केंद्र की, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और संविधान की सर्वोच्चता है दोस्तों। एक दोस्तों और बात समझ लीजिए कि जो ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन में दोस्तों संसद की सर्वोच्चता और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था है दोस्तों भारत में, कि भारत में एक जो द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और जो स्टेट होते हैं दोस्तों वहाँ भी विधान परिषद और विधानसभा, इस तरह से दोस्तों 2 सदन होते हैं। ये तो हो गई दोस्तों संघात्मक की व्यवस्था, संघीय जो शासन होता है उसकी व्यवस्था होगी दोस्तों। अब यहीं पे दोस्तों हम लोग एकात्मक का देख लेते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों लिखित संविधान होता है, केंद्र दोस्तों बहुत संघ मजबूत होता है, एकल नागरिकता होती है दोस्तों, और दोस्तों केंद्र के द्वारा केंद्र राज्यपाल का नियुक्त करता है दोस्तों, केंद्र राज्यपाल को नियुक्त करता है दोस्तों। केंद्र होता है दोस्तों वो राज्यपाल को नियुक्त करता है। अब दोस्तों अब समझिए यहाँ पे कि जो भारतीय संविधान है उसमें दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है, संघ मजबूत हो जाता है दोस्तों भारतीय का, जो भारत है दोस्तों जब और दोस्तों एकात्मक व्यवस्था में आपातकाल भी होता है।
जब दोस्तों भारत में आपातकाल लगता है तब सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती हैं। इस तरह से दोस्तों आप देखते हैं कि जो समन्वय है दोस्तों, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था जो अपनाया भारतीय संविधान में, ये किसकी बहुत ही अच्छी विशेषता है। इस तरह से दोस्तों एक विशेषता ये हो जाती है कि जो संघ मजबूत हो जाता है, एकल नागरिकता भी होती है दोस्तों, और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है दोस्तों। जैसे कि अपने भारत में क्या होता है कि केंद्र ही राज्यपाल की राज्यों में नियुक्ति करता है, और आपातकाल के समय केंद्र जो संघ होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिससे एकता और अखंडता और जो केंद्र की संप्रभुता है उसका क्षरण नहीं होता है दोस्तों। इतनी ज़्यादा समानता होते हुए भारतीय संविधान में ये सब जो समानताएं हैं ये होते हुए, संघ मजबूत होते हुए, एकल नागरिकता के होते हुए, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के होते हुए, आपातकाल के भी होते हुए, जो भारतीय संविधान है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक संघ है, और मतलब भारत में संघीय व्यवस्था, ऐसा भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जो आर्टिकल 1 है दोस्तों, आर्टिकल 1 है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा। जो इंडिया है दोस्तों या जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, और ये संघ दोस्तों जो राज्यों का संघ होगा दोस्तों, और ये जो राज्य होंगे अपनी मर्जी से संघ को नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य दोस्तों संघ को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे दोस्तों अमेरिका में होता है कि जो अमेरिका के जो राज्य होते हैं वो उनका जब मन करता है वो अपने जो केंद्र की व्यवस्था होती है उसको छोड़ देते हैं, एक नया राज्य बना लेते हैं। उस तरह की व्यवस्था भारत में बिल्कुल नहीं है कि जो संघ है, जो राज्य हैं वो संघ को नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप देख पाते हैं कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होता है, और संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं कि जो भारतीय संविधान है वो संघीय व्यवस्था का धारण करता है। वो दोस्तों क्या है कि भारत ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं अपनाया, नहीं ब्रिटेन की दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जो भारत ने जो भारतीय संविधान के निर्माता थे दोस्तों, संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने जब दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने वो चाहते तो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली भी अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था थी उसको अपनाया दोस्तों। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। और जो संसदीय व्यवस्था होती है दोस्तों उसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में दोस्तों समन्वय होता है। जहाँ पे दोस्तों ये समन्वय होता है वहाँ पे दोस्तों संसदीय व्यवस्था होती है, और हम लोगों ने इसी व्यवस्था को अपनाया था, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग ब्रिटेन से शासित हो रहे थे और इस व्यवस्था से अच्छी तरह से वाकिफ थे, जानते थे, समझते थे, इसलिए जो संविधान निर्माता थे दोस्तों उन्होंने अध्यक्षीय प्रणाली को ना अपना करके संसदीय प्रणाली को अपना लिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो और दूसरी विशेषताएँ हैं उन पर अब बात करेंगे, आगे अब कौन सी विशेषताएँ आती हैं हम उन विशेषताओं पे बात करेंगे। अब दोस्तों हम लोग नई विशेषता देखेंगे। नंबर 5 पे क्या आता है दोस्तों कि जो एकीकृत न्याय प्रणाली है दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, एकीकृत न्याय प्रणाली थी दोस्तों। उसमें क्या होता है कि जो हमारा देश है दोस्तों उसमें क्या है दोस्तों कि जो सबसे ऊपर है, जो ऊपर कोई न्यायालय है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो दोस्तों होते हैं अलग अलग राज्यों में उसमें होते हैं दोस्तों हाई कोर्ट, और अभी इसके बाद दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इसके बाद दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। पहले सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर आते हैं दोस्तों हाई कोर्ट, इसके बाद दोस्तों आता है अधीनस्थ न्यायालय। तो अब
ये जो हाई कोर्ट कोई निर्णय देगा दोस्तों, कोई कानून अगर किसी कानून को पास करेगा, कोई जस्टिस होता है उसका, वो दोस्तों सब पे लागू होता है। मतलब जो न्याय व्यवस्था होती है भारत की, वो ऊपर से नीचे की ओर आती है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों ये एक जो न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली है दोस्तों, वो एकीकृत न्याय प्रणाली है और दोस्तों ये स्वतंत्र है। जो न्याय व्यवस्था है भारत की वो स्वतंत्र है। इस तरह से आप कह सकते हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत व स्वतंत्र है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें एक और जो लक्षण है दोस्तों, उसकी विशेषता है बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसको दोस्तों हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों का होना दोस्तों, ये दोस्तों हम लोगों के जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, वो भारतीय संविधान में, उसके मूल संविधान में ही निहित थे। जैसे अमेरिका के संविधान में बाद में संशोधन के तहत लाए गए थे मूल अधिकार, लेकिन हमारे संविधान में, मूल संविधान में ही उनको निहित किया गया था दोस्तों। ये भारतीय संविधान में दोस्तों 12 से 35 तक दोस्तों पाए जाते हैं। और इन्हीं मूल अधिकारों से दोस्तों क्या होता है कि जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं उनका हनन कोई नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों किसी भी संविधान में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में मूल अधिकारों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे दोस्तों हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता, हमारी समानता का हनन नहीं होता है, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बची रहती है दूसरे लोगों से। और इसके बाद दोस्तों 6 नंबर पर क्या भारतीय संविधान में एक जो और उसकी विशेषता थी कि वो धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों। भारतीय संविधान दोस्तों वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता कि आप किसी भी धर्म को अगर मानना चाहें। जैसे हम लोगों के मूल अधिकार में दोस्तों 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया दोस्तों। तो जो आर्टिकल 25 में दोस्तों कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो भारत है, जो भारत का संविधान है, वो आपसे नहीं कहेगा कि आप हिंदू बन जाइए, आप मुस्लिम बन जाइए। वो आपको किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी गुरु को मानने की दोस्तों परमिशन देता है कि आप कुछ भी आप अपना सकते हैं। आपको ना तो राज्य मजबूर करेगा, ना ही कोई व्यक्ति आपको मजबूर कर सकता है कोई दूसरा धर्म अपनाने के लिए। इस तरह से दोस्तों जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग 7 नंबर पर देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों, वो हम लोगों को उसने एक अधिकार और दिया है, वयस्क मताधिकार। ये दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो केंद्र में जो चुनाव होते हैं और जो हमारे स्टेट में चुनाव होते हैं उसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, उसको चुनाव कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा अधिकार है दोस्तों, हमको ये अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, लेकिन दोस्तों विधिक अधिकार है हमारा कि हम इस अपने अधिकार को दोस्तों। और ये जो वयस्क मताधिकार है दोस्तों, ये दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 1989 में दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था, जिसको दोस्तों हम लोग जानते हैं 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों क्या किया गया था कि जो पहले 21 वर्ष थी दोस्तों मतदान करने की जो उम्र थी भारत में, वो 21 वर्ष थी। और इसके बाद इसको घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा संविधान है वो वयस्क मताधिकार का दोस्तों अधिकार देता है, जो कि एक विधिक अधिकार है। अगर इसका कभी हनन हो तो आर्टिकल 226 के तहत हम लोग संविधान, जिसको दोस्तों कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दोस्तों ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 32 में आता है। और ये दोस्तों फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों वयस्क मताधिकार हमारा संविधान हमको देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 7 नंबर के बाद 8वें नंबर पे बात करेंगे कि जो और विशेषताएं, साइलेंट फीचर हैं अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर बात करेंगे कि 8वां ऐसा कौन सा फीचर है। तो हम लोग 8वां अधिकार के बारे में बात करेंगे। जो 8वां दोस्तों विशेषता है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक अद्वितीय मतलब विशेषता है भारतीय संविधान की, आपातकाल। दोस्तों भारतीय संविधान की जो एक विशेषता है आपातकाल, उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर केंद्र में ऐसी कोई समस्या खड़ी होकर आ गई है कि भारतीय हम लोगों के ऊपर, कि जैसे दिया गया प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों
दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसके बाद 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों राज्यों में, और ये दोस्तों 365 में भी लगता है। आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगता है, जो कि दोस्तों राज्यों में लगता है। और एक 360 होता है दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो 3 तरह के आपातकाल भारत में लगते हैं, हालांकि अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा एक भी बार, और 352, 356 ये लग चुके हैं भारत में। जब कभी भी भारत में आंतरिक अशांति होती है, बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, क्योंकि स्थितियों को काबू करना, उनको कंट्रोल करना। इसके बाद दोस्तों अगर राज्य में कभी राज्य के राज्यपाल को लगे कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो शासन प्रशासन अच्छे से नहीं चला पा रही है, तो राष्ट्रपति को सूचित करेगा और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग करेगा, और राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, जो कि आर्टिकल 356 या 365 के तहत लगाया जाता है। और दोस्तों 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि अब तक भारत में नहीं लगा है। अब तो इन आपातकाल में जो एक अद्वितीय बात है भारतीय संविधान की, वो क्या दोस्तों, कि बिना कोई संविधान संशोधन किए, बिना कोई दोस्तों संविधान संशोधन किए, जो हमारी जो व्यवस्था होती है, संघीय सरकार होती है, संघीय सरकार दोस्तों जो होती है वो सीधे जा कर के एकात्मक सरकार में बदल जाती है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि जब ये इमरजेंसी लग जाती है, राष्ट्रीय इमरजेंसी लग जाती है, तो दोस्तों जो राज्य की चीज़ें होती हैं, राज्यों के विषय पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है, वो दोस्तों सीधे ट्रांसफ़र हो जाता है केंद्र को, केंद्रीय संसद को दोस्तों वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिना कोई संविधान संशोधन किए भारतीय संविधान में, और सीधे से एक जो संघीय सरकार होती है वो अपने अध्यक्षीय सरकार में बदल जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों भारतीय संविधान की एक अद्वितीय दोस्तों विशेषता है। ये जब बदल जाती है तो दोस्तों इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि भारत की अखंडता, एकता व संप्रभुता को सुरक्षित किया जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जब ये सरकार एकात्मक रूप धारण कर लेती है, जब ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जब राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो अखंडता और एकता और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए कि वो टूटे ना, एकता ना टूटे, लोगों में समस्याएं ना आए, जिसकी जो दोस्तों इस आर्टिकल की वजह से, आपातकाल की वजह से दोस्तों हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। आप दोस्तों देख पाते हैं कि अखंडता, एकता और संप्रभुता को सुरक्षित कर पाती है हमारी सरकार, क्योंकि जो केंद्र में शासन व्यवस्था होती है वो एकात्मक हो जाती है संघीय व्यवस्था को बदल करके। और दोस्तों में एक फीचर था दोस्तों, साइलेंट फीचर है उसका संविधान का, वो दोस्तों क्या है कि पंचायती प्रणाली दोस्तों, जो दोस्तों ये इसको दोस्तों 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन से दोस्तों ये लाया गया था प्रावधान। इसमें क्या दोस्तों किया गया कि जो ग्राम की पंचायतें थीं उनको, मतलब जो पंचायती सिस्टम था दोस्तों, उसको 3 स्तरों में बांट दिया गया था। वो क्या था दोस्तों, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, इसके बाद दोस्तों ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और दोस्तों जो जिला स्तर पे था उसमें दोस्तों क्या किया गया था, जिला स्तर पे जिला परिषद। इस तरह से दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था दोस्तों, ये जो व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में 1992 में दोस्तों, ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं इकलौता ऐसा संविधान है जिसमें पंचायती व्यवस्था की दोस्तों विशेषताएं दी गई हुई हैं। एक आप कह सकते हैं कि एक यूनिक काम किया गया भारतीय संविधान में कि जो
पंचायती सिस्टम को तीन भागों में बांट दिया गया। एक ब्लॉक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर दोस्तों पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में दोस्तों बांट दिया गया। और दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से दोस्तों संबंधित है। इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों, इसमें बहुत इसके ज़्यादा विशेषताएं हैं और हम लोगों ने जो प्रमुख विशेषताएं थी उस पर आज हम लोगों ने बात कर ली है। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने विशेषताओं पे बात करके ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग संविधान के प्रेम्बल पे बात करेंगे, जो संविधान की प्रस्तावना लिखी गई दोस्तों, प्रस्तावना पे बात करेंगे। और अब तक अगर दोस्तों इसके पहले के आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप सारे वीडियो देख लीजिए, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को प्रस्तावना अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों जैसा कि महामारी का दौर चल रहा है और आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे माहौल में बाहर जाना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। इसलिए घर पे रह कर के दोस्तों पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।